ले अभी नोट छोड़ दे दो एक। ये स्माइलिंग फेस पढ़ाएंगे है ना। देखो ठीक आ रही है वीडियो अनुराग। वो क्या बोलते हैं, हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। करो भाई गुंजन को भी एडजस्ट। डेट हवा नहीं आ रही वहां से, ढक दे फिर पीछे वाला पर्दा। और किसी के आने की उम्मीद है, करें शुरू। तुम 2 दिन बच्चे नहीं आए, पर व्हीकल पे हो गया तुम। बस ठीक है, यहाँ व्हीकल की बड़ी समस्या है। एक गाड़ी आ जाएगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है निकलने में, उसको गली भिड़ी है। तो बेटा करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसके अंदर, फिर पढ़ेंगे। इस 1 घंटे या सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस फर्स्ट चैप्टर की पूरी थ्योरी और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ा दूं। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने सैम्पल पेपर्स में से उस चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करें। जो भी प्रॉब्लम आएगी बाद में फिर मुझे वो पूछते रहना आप लोग। शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है, जहां आपको लगे कि डिटेल में पढ़ाना है डिटेल में पढ़ा देंगे, जहां लगता है नहीं सर ऊपर ऊपर से काम चल जाएगा हमारा, वहां ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। पूरे डिटेल में चले गए हम लोग तो 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जहां आपको लगता है सर हमारा वीक सेक्शन है, हमें थोड़ी सी ज्यादा नीड है इसको समझने की, ज्यादा समझा दिया जाएगा। जहां ऊपर ऊपर से काम चलेगा तो ऊपर ऊपर से काम चलाएंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उनके बारे में, और इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें स्टार्टिंग आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। चार्ज से आप समझते क्या हो। इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन चार्ज, तो क्या बताओगे चार्ज के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। Intrinsic property of any body. No, charge is not the property of any body. Charge is the property of a particle. इनको जगा दो पीछे, स्टूल खत्म हो गए क्या। जगा दो इन्हें पीछे। पीछे बैठ जाओ कुछ, तुम भी हो, तुम भी पीछे बैठो। नाम नहीं आ रहा तो नाम ऐसे हो जाएगा अपना दुनिया में। नाम काम से होता है। उम्मीद थी इतने बच्चे आएंगे, ना कम ना ज्यादा, पर आखिर में फोटो भी खींचेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी तो करनी है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। जैसे इसने बताया तनिष ने, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। बॉडी के पास भी चार्ज हो सकता है, लेकिन बेसिक किसके पास होता है चार्ज, पार्टिकल्स के पास। जिन पार्टिकल्स के पास चार्ज होगा उन्हें चार्ज पार्टिकल्स कहा जाएगा, और जिन पार्टिकल्स के पास चार्ज नहीं होगा उन्हें अनचार्ज पार्टिकल या फिर न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है। पार्टिकल होता क्या है और बॉडी में फर्क क्या होता है, तो एक लाइन से समझ सकते हो आप लोग कि पार्टिकल पार्टिकल मिला करके बॉडी बनी है, और इस चैप्टर का बेस भी यही है। जब आप गॉस थ्योरम लगाने जाओगे तो आपको बॉडीज पढ़नी पड़ेंगी, जब आप गॉस थ्योरम नहीं लगाओगे, कूलम लॉ लगाओगे तो आपको पार्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक मार्कर के पास या एक रोड के पास या एक वायर के पास चार्ज दे दिया हम लोगों ने, उसे हम चार्ज वायर कहते हैं। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर एक चार्ज वायर एक वायर है, मतलब एक बॉडी है, उसकी बात भी सही माननी पड़ेगी। और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमारी एक वायर है 10 सेंटीमीटर लंबी 20 सेंटीमीटर लंबी, वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है, उसकी बात भी सही माननी पड़ेगी। तो जब आप उसको पॉइंट मान करके जोड़ रहे हो तो आप कूलम को फॉलो कर रहे हो, कूलम्स लॉ को। जब आप उसको एक बॉडी मान करके चल रहे हो तो आप गॉस थ्योरम को फॉलो कर रहे हो। तो दोनों बातें सही हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है, तो जब सागर भर गया तो बूंद का महत्व खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसा मानते हो तो आप गॉस थ्योरम के फॉलो करो। कहते हो नहीं सर बूंद का महत्व अभी भी बूंद का महत्व है, मैं एक बूंद को गिनूंगा
तो आप कूलम्स लॉ को फॉलो करते हो, तब आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। अभी आगे चलें, तो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है? पार्टिकल। सो वी हैव चार्ज पार्टिकल्स अराउंड अस, हमारे आसपास चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल देंगे आप लोग इसके, ऐसे कुछ पार्टिकल्स जिनके पास चार्ज होता हो। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन लिखेंगे इसके अंदर? नहीं, न्यूट्रॉन नहीं आएगा। और अल्फा पार्टिकल, बीटा भी तो इसी से बनता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, कोई बात नहीं। बीटा पार्टिकल, गामा लिखूं क्या? गामा रेडिएशंस होती है। आपको अल्फा बीटा गामा का थोड़ा सा बता दूं क्या मैं? जब रेडियो एक्टिविटी को पढ़ना शुरू किया, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हम लोगों को धरती में मिले, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब कुछ एलिमेंट मिलते हैं। इनके बारे में समझ में आया कि ना पढ़े पढ़े कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं, अपने अंदर से कुछ ना कुछ एमिट करते रहते हैं, उसको रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। और तीन चीजें समझ में आएगी, तीन चीजें वहां से निकलती है, नाम दे दिया गया अल्फा बीटा और गामा। ये नहीं मालूम था किसी को अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं। बाद में जब उनका मास चेक किया गया, साइज चेक किया गया, चार्ज चेक किया गया, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा गया कि अल्फा पार्टिकल कहाँ मुड़ेंगे, बीटा पार्टिकल कहाँ मुड़ेंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ मुड़ रहे थे? नेगेटिव की ओर। तो उनके पास खुद के पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। बीटा पार्टिकल कहाँ मुड़ रहे थे? बीटा दो प्रकार के होते हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। ठीक है, बीटा नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है, बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। और जो गामा थी वो कहीं भी नहीं मुड़ रही थी, उसके आसपास आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, कुछ भी लगा दो, वो कहीं जाएगी ही नहीं। तो पता लगा कि ये तो रेडिएशंस है जो किसी तरफ नहीं मुड़ रही, पार्टिकल ही नहीं है, तो गामा रेडिएशंस होती है। तो रेडियो एक्टिविटी से निकली चीजें हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। अच्छा, आयंस भी तो होते हैं। होल के बारे में पढ़ा है सेमीकंडक्टर में, होल्स भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, और एटसेट्रा, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। जैसे न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चे चार्ज की। अगला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बताइए। जैसे चार्ज को नापते किसमें है? इसको किसमें नापा जाएगा? कूलम में। सबसे कम चार्ज किस बॉडी पे प्रेजेंट होता है? सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है किसी बॉडी के पास, किसी पार्टिकल के पास? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, और उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस। बट समझने को प्लस माइनस कि प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो नेगेटिव। और कुछ हमारा क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं पावर के ऊपर, यहाँ नहीं करना। पावर में प्लस माइनस करोगे तो वो डेसिमल को छेड़ेगा, हमें डेसिमल को तो छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद चार्ज दो टाइप का होता है। कौन से टाइप होते हैं चार्ज के? पॉजिटिव और पॉजिटिव किसके पास होता है? नेगेटिव किसके पास होता है? उसके बाद और प्रॉपर्टीज, सेम चार्ज, हाँ वो भी लेंगे, क्वांटाइजेशन भी लेंगे। दो तीन बार आवाज आ गई क्वांटाइजेशन सर, लास्ट में बताऊंगा, उस पर एक आधा क्वेश्चन भी करेंगे ना फिर साथ में। सेम चार्ज अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? पक्का? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस। वीडियो बन रही है क्या, देखना एक बार, पता लगे आखिरी में खाली पड़ा है मोबाइल और कुछ भी नहीं तैयार होगा। और प्रॉपर्टी बताओ चार्ज की, कोई आपको दिमाग में हो तो? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आप किसी पार्टिकल से चार्ज खोज नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन को बोलो की तरह चार्ज दे दे भाई तो न्यूट्रल हो जा, प्रोटॉन को बोलो की तरह चार्ज दे दे तो न्यूट्रल हो जा, न्यूट्रॉन को बोले तो चार्ज देते हैं तू चार्ज हो जा, ऐसा हम नहीं कर सकते। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मेजरमेंट की दुनिया में आएंगे, चार्ज को नापने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये एक बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा चार्ज का,
और बहुत सारे टीचर पूछते हैं आप लोगों से व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो आप इसके बारे में लिखेंगे m0 L0 T1 A1 या फिर A1 T1, नहीं -1 नहीं आएगा भाई, A1 T1। इसके बाद अब जो आप लोग बोल रहे थे सबसे खास प्रॉपर्टी चार्ज की रहती है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज ये जो क्वांटाइजेशन शब्द है इसी से आगे जाकर के क्वांटम फिजिक्स बनी है। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स क्वांटिटी में ही जम करती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल किसी बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी तक जाएंगे किसी भी कारण से, अभी हम 3 कारण भी पढ़ेंगे उसके, तो वो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी दूसरी बॉडी की तरफ तो वो कुछ चार्ज लेकर के जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ तो कितना चार्ज लेके जाएगा अपने साथ? जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कितना चार्ज लेके जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 जाएंगे तो 10 जाएंगे तो 16। ठीक है जी, 16 कर दिया 1.6 का। इनके बीच का कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10.5 चले गए, 20.25 चले गए। मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते जी हम लोग। तो जब भी चार्ज जाएगा, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। जब भी चार्ज जाएगा तो n इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन into number of electrons, and Q represent, इसका भी क्वेश्चन कर ले छोटा सा, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिख रहा है, ले आओ भाई जाके, इससे ही बोधर हो गई। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of, मैं लिख रहा हूँ वैल्यू। हमने पॉलीथीन को रब किया, वूल मतलब ऊन के साथ, और उस पर चार्ज आ गया नेगेटिव ऑफ, मतलब क्यू दे रखा है अपने को, Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एक पॉलीथीन की किसी चीज के ऊपर, प्लास्टिक की किसी चीज के ऊपर इतना चार्ज है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दैट पॉलीथीन? उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू Ne में n इज इक्वल टू Q की जगह और बाय में E की जगह सोल्व करेंगे। मेरे पास पहले सोल्व किया हुआ रखा है, आप अपने कैलकुलेटर से या हाथ से सोल्व कर लेना। ये आएगा 1.875 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। पोज करिए, हो गई थी। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर उस पॉलीथीन पे जाएंगे तो वो पॉलीथीन पे इतना चार्ज आ जाएगा -3 × 10⁻⁻7 कूलम। क्या इतने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्या? मैंने किसी डेसिबल में नहीं जाएंगे। ये 1.875 आ गए। क्या इतने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं है। ये पॉसिबल है जी। पावर भी तो आ गई 10 की पावर 12। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 12 जोड़ो साथ में। इसका मतलब ये बनेगा 1875। 3 डेसिमल तो मैंने यहाँ खर्च कर दिए, 9 जीरो और आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो चार्ज इतना आ जाएगा। एंड दिस इज पॉसिबल। तो एक पहला क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ये आप लोगों से करवाऊंगा एक क्वेश्चन। रफ कॉपी खोलो और एक क्वेश्चन लिख के दिखाओ। What amount of charge will be in 1600 electrons? 1600 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे हो जाएंगे। ले वैसे तुम कॉपी चाहिए ना, सचिन को दे दे, लिख लेगा। पेन भी दो।
दे दे वो तो दे। हाउ सॉरी व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इन 1600 इलेक्ट्रॉन्स। 1600 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? फटाफट बताओ, 1 मार्क क्वेश्चन है। बताइए। 1600 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? Q इज इक्वल टू एनी में एन दे दिया आपको 1600 और E दे दिया। E आपको याद रहना भी चाहिए। सब को मल्टीप्लाई करना है 1600 को चार्ज की वैल्यू से। 2560। वेरी गुड। आंसर लिखते कभी भी ऐसे 2560। 2.5 की टर्म में लिख के आओगे 2.56 और पावर पे सेट करो उसके बाद। बताओ 2.56 10 की पावर -20 आएगी जी। लेकिन बढ़ा दी तुमने, 3 घटेंगी वो पावर। 2.56 10 की पावर -16 कूलम। सही है सभी का आंसर? ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक आता है आगे, इस पे शायद क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे तो ओरल ही सुन लो कि एक टॉपिक आता है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। हम बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? मतलब चार्जिंग का मतलब होता है किसी बॉडी के पास चार्ज नहीं है। मेरे कोट के पास चार्ज नहीं है, रबिंग एक तरीका है। इसको अगर किसी से रगड़ूंगा मैं फिर आ गया भाई वो। दूसरा है क्या? वही है दूसरा है। वैसे क्या करके आया था कुछ बार चुप भी हो गया वो एक बार भी। तो एक बात तो मानते हैं रेडी वाले है ना। तो कहाँ थी बात? चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। रबिंग तरीका है जिसमें हम चार्जिंग कर सकते हैं। रबिंग के अलावा और तरीके कौन से? कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन मतलब होता है जैसे मैं फोन चार्ज करता हूँ तो करंट के सोर्स में से, बिजली के सोर्स में से सीधा मेरे फोन में करंट जाता है, तो इसे हम कंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन जो प्रोसेस है ये आप 7 चैप्टर में जाकर ढंग से पढ़ोगे, 6 और 7 चैप्टर में, जहाँ पे हम EMI के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वायरलेस तरीके से भी चार्जिंग हो जाती है, उसे हम इंडक्शन कहते हैं। सुना होगा कभी वायरलेस चार्जिंग के बारे में? तो वहाँ पे इंडक्शन का परफॉर्मेंस होता है। थोड़ा सा कम देखने को मिलता है इंडक्शन, मोस्टली हम लोगों को देखने को क्या मिलता है? कंडक्शन मैक्सिमम देखने को मिलता है। रबिंग में भी आप देखते हो कि जब आप सर्दियों में अपने कपड़े उतारते हो वुलन वाले, रात के समय में खास तौर पे, तो चिंगारियां उठती हैं कई बार, या जब कंबल ओढ़ते हो या कंबल हटाते हो तो भी चिंगारियां उठती हैं। ये सब रबिंग के कारण है। बादलों में जो चिंगारियां उठती हैं, जो बिजली कड़कती है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रबिंग। ये सब रबिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे आते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा पहला, उसका नाम है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पूरा नहीं लिखूंगा बच्चे, आप लोग बता दो पूरा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स बिटवीन is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to यही बनेगा। डायग्राम ऐसे बना दे। ओके, इनको जब इक्वेट किया जाता है तो क्या लिखते हैं हम? एक बताइएगा। हाँ हाँ, 1/4 एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। 1/4 Q1 Q2 यहाँ पे इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ स्पेलिंग गलत हो रही है आज। वैक्यूम लिख सकते हैं क्या? वैल्यू किसको किसको याद है इसकी? 8.85 आज ही याद है। 8.85 यूनिट कूलम स्क्वायर -12 थी।
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 की प्लस 9। यूनिट इसकी उल्टी बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं इस पूरे को? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये फोर्स तब होगा पार्टिकल्स के बीच में जब उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ भी नहीं होना, मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई मीडियम भर देते हैं, एयर के अलावा कुछ और भर दिया, जैसे वाटर, प्लास्टिक या और कोई इंसुलेटर या कोई डाइलेक्ट्रिक, इसके बारे में भी अलग से लेक्चर आएगा एक, अगले हफ्ते देखते हैं। सेकंड चैप्टर में अगर चले तो वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक के बारे में। नल कोई मीडियम डाल दिया हम लोगों ने इसमें, और मीडियम की क्वालिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में भविष्य में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है इसके बीच में, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, तो जो फोर्स बनेगा दैट विल बी विद मीडियम, जो फोर्स बनेगा उसको मैंने Fm का नाम दिया। F0 वो फोर्स जो वैक्यूम के बीच में है उसको भाग कर देंगे K से, या K का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ डाइलेक्ट्रिक्स की। जैसे वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट रहता है। कुछ बातें बताई जाएंगी तब पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताओ इस फोर्स की। इट इज ए फंडामेंटल फोर्स ऑफ आवर नेचर। में 4 फोर्सेस फंडामेंटल है, नाम गिनवाओ। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। उनमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो पहले हम लोग अलग अलग मानते थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज में अलग फोर्स होता है, मैग्नेट्स में अलग फोर्स होता है। अब दोनों को एक ही कैटेगरी का मानते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 पहलू हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में छेड़छाड़ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में छेड़छाड़ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये आपको 7th चैप्टर जब रिवाइज करोगे ढंग से आपको तब समझ में आएगा। 8th चैप्टर में इसका निचोड़ पूरे अच्छे तरीके से। अगला इसकी प्रॉपर्टी, अगली इस फोर्स की प्रॉपर्टी, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ आवर नेचर। मतलब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हो। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस चलेगा इसमें बड़े अच्छे तरीके से। इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ आवर नेचर। पार्टिकल्स को टच किए बिना भी उनके बीच में फोर्स प्रेजेंट हो सकता है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। जब आप डिस्टेंस निकालोगे 2 पार्टिकल्स का या 2 बॉडीज का, उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस नापा जाएगा। तो इसका है विशु काट दो। वीडियो की जूम होगी या तो कहाँ थे हम लोग कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये जो फोर्स है, जितना पहला पार्टिकल फोर्स दिखाएगा दूसरे के ऊपर, उतना ही दूसरा पार्टिकल भी फोर्स दिखाएगा पहले के ऊपर। चालू है ना? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब होता है ज्यादा दूरी तक पार्टिकल जाएंगे तो महसूस हम इस फोर्स को नहीं कर सकते। इट इज स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के मुकाबले काफी स्ट्रोंग होता है ये फोर्स। और इट इज एट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। पार्टिकल्स अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल भी करेंगे। ग्रेविटी में खाली क्या होता है? अट्रैक्शन। कभी रिपल्शन हम लोगों को नहीं दिखती, तो हमें खाली अट्रैक्शन दिखाई देती है। ओके, इस पे क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का एग्जाम में, उसको सोल्व कर देते हैं पहले कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या फिर शो दैट कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्वेश्चन बनता है हम लोगों का कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मैंने भी आपको बात बताई थी, इसी को आप समझाओ। या इसी का एक फॉर्मेट और बनेगा कि शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स फॉलो न्यूटन्स
थर्ड लॉ। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे अब, पहले एक डायग्राम बनाएंगे साफ सुथरा सा। इसमें ना पता है बुक वाले और हम थोड़े से डिफर कहाँ करते हैं। बुक वाले ये कहते हैं कि दो पार्टिकल्स हमारे पास है, पहले पार्टिकल का नाम या चार्ज Q1, दूसरे का चार्ज Q2। कुछ राइटर कहते हैं कि मैं तो ओरिजिन को जहाँ पे मानेंगे, क्योंकि जब भी हम वेक्टर फॉर्मेट करते हैं हमें एक ओरिजिन चाहिए होता है जहाँ से हम सभी डिस्टेंस को नापेंगे। वो लोग कहीं भी रैंडम ओरिजिन मान लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अपने ओरिजिन को या तो पहले पार्टिकल पे रखो या दूसरे पार्टिकल पे रखो। अब बुक वाले तरीके से करो, मेरे तरीके से करो, पहले तो आप ये बता दो। हल्का सा फर्क आएगा। मेरे तरीके से कराऊंगा तो 2 ही वेक्टर आएंगे, बुक के तरीके से करोगे तो 1 वेक्टर बढ़ जाएगा, 3 वेक्टर बनेंगे। मेरा तरीका करवा रहा हूं मैं कि इसमें लिखेंगे क्या कि वी हैव 2 चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance R डिस्टेंस उनको सेपरेट कर रखा है, 2 पार्टिकल्स को। तो पहला पार्टिकल दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स। अच्छा, दोनों को ये भी मानना है कि अट्रैक्टिव दिखाना है, रिपल्सिव दिखाना है। इफ यू वांट टू शो अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। इफ यू वांट टू शो रिपल्सिव फोर्सेस, दोनों को सेम मान लेना। क्या शो करें, रिपल्सिव, दोनों को पॉजिटिव मान लिया। ठीक है जी। अब पहला पार्टिकल स्टेबल है, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो दूसरे पे फोर्स लगाएगा। किस तरफ लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगी उस फोर्स की, इधर की तरफ। इस फोर्स को नाम दिया मैंने F1। तो मैं लिखूंगा फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल 1 ऑन पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 पे कितना फोर्स लगाया, इस फोर्स को नाम दिया मैंने F1। क्या फॉर्मूला होता है इस फोर्स का, 4πε0 इनटू वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है डायरेक्शन भी दिखानी होती है। अब मुझे डायरेक्शन भी दिखानी है। डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं अगर किसी को ध्यान हो तो, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। आई जे के टर्म में होता है, आई जे के XYZ एक्सिस के लिए होते हैं। यहाँ पे आप नया नाम दे सकते हो, जैसे बुक में दे रखा है R1। R1 डायरेक्शन का मतलब है, इसको आप डिफाइन कर देना यहाँ पर कि R1 का मतलब है यूनिट वेक्टर, मतलब एक डायरेक्शन है फ्रॉम पार्टिकल 1 to 2 की ओर। जब हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तब जो डायरेक्शन होगी इसको हमने क्या नाम दिया, R1 कैप। ऐसे सेकंड ने भी तो फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, सेकंड भी तो बोलेगा फर्स्ट को रिपेल करो, तो इस फोर्स को क्या नाम देंगे हम, तो फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल 2 ऑन पार्टिकल 1 इज F2 फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 by R square R2 cap। तो R2 कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम पार्टिकल 2 to 1। अब मजे की बात क्या है कि R1 और R2 अपोजिट डायरेक्शंस हैं, आर अपोजिट टू ईच अदर। आई कैन राइट हियर अ नेगेटिव सिंबल। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू में नाउ एट द प्लेस ऑफ F1 आई कैन राइट 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, और R1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ ये क्या चीज है, माइनस को छोड़ दोगे तो क्या बच रहा है, देखो माइनस को छोड़ दोगे बाकी क्या बचा, देखो मैच करो, F2 बचा कि नहीं बचा, तो माइनस ऑफ, तो दोनों फोर्सेस क्या हो गई, इक्वल एंड इसी को तो कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, और इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्मेट, जिसको हमने प्रूव कर दिया। अगर हमारे पास 2 मार्क्स में आ जाए तो इतना बहुत है, अगर 3 मार्क्स में आता है और आपको लगता है सर ज्यादा पेज भरा नहीं मेरे पास और क्या लिखूं, तो आप कूलम लॉ की ये वाली वैल्यू भी लिखाना, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, कूलम्स लॉ को स्टेट करो, ठीक है। इसमें बता देना कि फोर्स वैल्यू आई कहाँ से, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय स्क्वायर कहाँ से आया, इसको लिख दोगे तो एक नंबर आपको और मिल जाएगा।
तो उस लेंथ को बढ़ाना किसी क्वेश्चन की या उसको शॉर्ट करना आपके टैलेंट पे और मार्क्स पे डिपेंड करता है। मार्क्स के हिसाब से लिख के आया करो क्वेश्चन। 2 है तो 2 के हिसाब से, 3 है तो 3 के हिसाब से, 5 मार्क्स का है तो फिर और भी समझाना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी इसकी। ठीक, इसको भी तक बीच में रोकते हैं, अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगले स्टेप का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्वेश्चन थोड़ा सा पेल दें बीच में, एक क्वेश्चन और डाल देंगे बीच में, ले पोज कर। तो क्वेश्चन ये है कि 3 point charges of plus q each are kept at the vertices of a equilateral triangle। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों कोनों पर 3 चार्जेस रखे गए हैं। उसकी साइड को हमने ए नाम दिया, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रखा गया, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रखा गया और यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे दूसरे को बच्चे? ये पहले करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इनके सेंट्रोइड के ऊपर, जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है जहां से तीनों का डिस्टेंस इक्वल पड़ेगा, इस सेंट्रोइड के ऊपर एक ऐसा चार्ज रखें कि तीनों में से कोई भाग ना पाए। मतलब वो अकेला चार्ज इन तीनों के रिपल्शन को बैलेंस कर सके। तो क्या चार्ज रखे? उसको मैंने कैपिटल क्यू का नाम दे दिया, इसको नाम दिया मैंने ABC पॉइंट्स को। इसको ऐसे तो G का नाम देते हैं सेंट्रोइड को, यहाँ पे इसको हम D का नाम दे रहे हैं। अब ABC पे जो पार्टिकल्स रखे गए हैं, इनके ऊपर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए? 0। किसी भी पार्टिकल को पकड़ के चलो, जैसे मान लो मैंने लिया A पार्टिकल, यहाँ पे A के अलावा कितने चार्जेस हो रहे हैं? 2 है, 3 है? 3 है। और हम चाहते हैं कि तीनों का नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तीनों का फोर्स निकाल दो, उनको सम कर दो। और सम कैसे करना है? वेक्टर सम। आ गया सेंटा क्लॉज टूटी लेकर के। तो बी वाला पार्टिकल क्या बोलेगा? ये वाले पार्टिकल को यहां जाओ, सी वाला पार्टिकल क्या बोलेगा? इधर जाओ। 2 फोर्स इधर लगी, F1 और F2। इन दोनों का वेक्टर सम यहाँ आएगा। और हम चाहते हैं इन दोनों के वेक्टर सम को कौन बैलेंस करे? नीचे वाला फोर्स। तो पहले लिखेंगे फोर्स F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, इसको क्या नाम दे? F3 दे दें क्या? F3 की वैल्यू पहले लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं। बताओ F1 की वैल्यू क्या रहेगी? ये तो रहेगा ही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। पहला पार्टिकल Q, दूसरा पार्टिकल Q, उनके बीच में डिस्टेंस सही है। F2 की वैल्यू बताओ फिर से, K Q बाय A। F3 की वैल्यू बताओ, छोटा Q बड़ा Q बाय। अब फंस गए। डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। इसके लिए अब क्या स्टेप लगाने पड़ेंगे? देखो, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस डिस्टेंस की पूरा परपेंडिकुलर निकालेंगे। इसको अपन E का नाम दे देते हैं। E की वैल्यू निकालो पहले। 2-3 तरीके निकालने के। एक तरीका ये कहता है कि पूरा एंगल कितना होता है एक साइड का? 60 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल AEB के अंदर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और मुझे हाइपोटेन्यूज पता है। मतलब AE is perpendicular and AB is hypotenuse and it will be equal to sin, what is sin 60? तो AE की वैल्यू कितनी आ गई? AB गुना √3/2। AB मतलब A, मुझे तो AE पता लगा ना, निकालना मुझे AD है। अब AD और AE में क्या रिलेशन है? तो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड इस बाइसेक्टर को 2:1 में काटता है। मतलब अगर आप पूरी लेंथ के 3 हिस्से करोगे तो 2 हिस्से ऊपर जाएंगे और 1 हिस्सा नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि AD is equal to 2/3 टाइम ऑफ AE। AE का 2/3 हिस्सा रहता है। मतलब AD is equal to, AE की जगह क्या लिख सकते हैं? A √3/2
2 से 2 खत्म, नीचे √3 बचेगा तो आंसर क्या आया a/√3। इट इज द वैल्यू ऑफ AD। यहाँ रखेंगे AD का स्क्वायर, माने a/√3 का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर a स्क्वायर, √3 ऊपर जाके क्या बनेगा, ये आ गया F1 F2 और अब क्या करना है, पहले F1 और F2 को जोड़ना है। उनको जो जोड़ेंगे तो नया नाम मिलेगा इस फोर्स का, उसको नाम देते हैं अपन F'। आप F4 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। F' कितना बनेगा, कैसे जोड़ते हैं जी बताओ, F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। बताओ थीटा कितना है F1 F2 के बीच में, 60 डिग्री। कैसे पता पड़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल बन जाएंगे। अब F1 को F1 ही रहने दो, F2 को भी F1 कर दो, क्योंकि दोनों वैल्यू में क्या है, सेम। डायरेक्शन में तो फर्क है, दोनों वैल्यू तो सेम ही पड़ रही है। प्लस 2F1 इंटू F1 स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/2 से 2 खत्म, F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर, 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, पर F1 के पास पावर है बाहर निकलने की, वो बाहर निकल जाएगा। मतलब मेरे पास जो वैल्यू आई F' की वो कितनी है, √3 F1। लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, दो फोर्स को जोड़ दिया मैंने, ऊपर रिजल्ट आया। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर चार्जेस टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कब रहेंगे वो इक्विलिब्रियम में, जब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब जो F' है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ F3 के। बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अब F' की जगह क्या लिख सकता हूं मैं निकाल के F' की जगह √3 F1 का मतलब KQQ बाय A स्क्वायर, सॉरी, और F3 की जगह 3 इंटू KQQ बाय विद नेगेटिव सिंबल। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर खत्म, KQ से KQ खत्म। देखो क्या बचा, इधर बचा √3, यहाँ पे -3Q नीचे आएगा, और A भी था क्या, एक Q और बचा था यहाँ पे Q। यहाँ से बड़े Q की वैल्यू क्या आ गई, छोटा Q, और बाय में √3 विद नेगेटिव सिंबल। दिस इज माई आंसर। इतना चार्ज रखोगे तो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज वो दूर भाग जाएंगे पार्टिकल्स से। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आ सकते हैं। 2015 में आया था जी ये क्वेश्चन, तो बच्चे फेल हो गए थे उनके लिए, रीअपेयर वालों के लिए था 2015 के अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करना है या फोटो खींचनी है, नहीं तो बाद में यूट्यूब वीडियो पे जाके देख लेना आप लोग। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, इसमें बता रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है। पोज करो। अब हम शुरू करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे झाड़ू लगाऊंगा बेटे, बार थूका ना बार अभी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्यों बनाया गया कॉन्सेप्ट को, क्योंकि चार्ज के जो बीच में फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया फील्ड का। भले वो मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जाए, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बनाया जाए, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड का। तीनों फील्ड तीन प्रकार के फोर्सेस को समझाने के काम आते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हर चार्ज पार्टिकल और हर चार्ज बॉडी अपने आसपास एक फील्ड तैयार कर देता है, एक इलाका तैयार कर देता है। उस फील्ड के अंदर, उस इलाके के अंदर उस पार्टिकल का असर होता है, इंटेंसिटी होती है, इफेक्ट होता है। और जब भी एक बॉडी, जैसे मान लेते हैं मार्कर के पास हमने चार्ज दे दिया, इसके आसपास कोई दूसरा मक्खी आगे उड़ती उड़ती जिसके पास भी चार्ज है, तो दूसरे पे क्या लगाएंगे, ये फोर्स। हम बोलेंगे मक्खी, उड़ती हुई मक्खी जिसके पास चार्ज है, वो इसके फील्ड में, इसके इलाके में आ चुकी है। तो उनके बीच में फील्ड निकालेंगे कैसे, जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी ने अपना जाला तैयार कर दिया,
उसमें कोई मक्खी आके फंस जाएगी, तो ऐसे ही एक चार्ज बॉडी के इलाके में आकर दूसरा चार्ज फंस जाता है, उसके ऊपर फोर्सेस लगते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी, और इसका सिंबल होता है जी ई। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। कि जब एक बॉडी, जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने आसपास एक फील्ड तैयार किया, और ये फील्ड लाइन की शक्ल का होता है, धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर का होता है। इस इलाके में किसी भी पॉइंट ए के ऊपर इस चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है, उसको हमने लिखा हमने F बाय क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं बच्चे, और इससे एक टॉपिक और पढ़ाया जो कूलम्स लॉ, उस कूलम्स लॉ में एक टॉपिक और बताना, मतलब क्वेश्चन रह गया कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, दो सबसे बड़ी लिमिटेशन बता दो कूलम्स लॉ। सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर वैलिड है। अगर दो चार्जेस पॉइंट नहीं है, दो मार्कर के पास चार्ज है, दो शीट्स के पास चार्ज है, दो स्फीयर के पास चार्ज है, दो सिलेंडर के पास चार्ज है, क्यूब के पास चार्ज है, अननोन शेप की बॉडी के पास चार्ज है, वहां फोर्स निकाले जाओगे तो कूलम लॉ से अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब हर शेप की बॉडी के ऊपर फोर्स बदल जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं यस, जब चार्ज रेस्ट पे होंगे तभी ये पॉइंट वैलिड होगा। अगर पॉइंट चल रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बार बार बदल रहा है, आर चेंज हो रहा है, तो भी हमारा वो फोर्स वैलिड नहीं है। वो जो फॉर्मूला हम निकाल के आए कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वैलिड नहीं है। वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट या वो इक्वेशन। अब अलग अलग शेप के लिए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और लिखता जाऊंगा बच्चे मैं साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस शेप्स। रिजल्ट यहाँ लिखते जाएंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सबसे पहले लिखेंगे अपन पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास किस प्रकार का फील्ड क्रिएट करता है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सर पॉइंट चार्ज के लिए तो फॉर्मूला वैलिड है F बाई क्यू, और फॉर्मूला हम निकाल के आए थे Q बाई आर स्क्वायर। इसको Q से भाग कर दिया। या बड़े Q का मतलब सोर्स चार्ज है, छोटे Q का मतलब टेस्ट चार्ज है। तो क्या बचेगा मेरे पास फॉर्मूला, यहाँ जो K का मतलब है वो वही 1 बाई Q बाई, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ से बता सकते हो यूनिट आप इसकी फोर्स बाई चार्ज से न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा M1 L1 T माइनस 3 और A की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। याद रखा जाए तो ठीक है, नहीं तो ड्राइव कर लेना। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो वो लाइन की शक्ल में ही निकलता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते। एक बात भी समझने लायक ये भी है कि वी कांट लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद आवर आईज, पर वो होता भी है रियल में हमारे आसपास। उसको समझने के लिए हम ड्राइंग करते हैं कॉपी के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, या कोई 3D मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें लाइनें खींचनी पड़ती है। उन लाइन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज भी समझनी पड़ेंगी। तो अगला 2 मिनट का 4 मिनट का टॉपिक बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। डेफिनेशन बच्चे आप खुद करोगे। दीज आर द लाइंस दैट वी ड्रॉ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बताओ क्या क्या होती हैं। ये इमेजिन करनी पड़ती है हमें, क्योंकि देख तो सकते नहीं। ये जो आपको लिखने की चीजें हैं बच्चे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स की PDF आप लोग सब लोगों को एक तो वहां मिल जाएगी मेरी साइट ऐप के ऊपर, फिजिक्स फील्ड की। और मैं कोशिश करूंगा टाइम मिला तो मैं वो इनकी PDF आप सब जो पढ़ रहे हो यहाँ के पास तो इसकी हार्ड कॉपी है, दिखा देते हैं।
इसकी हार्ड कॉपी आपके पास है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको ऐप पे भी मिल जाएगी, और कोशिश करूंगा यूट्यूब लिंक के अंदर भी मैं आपको दे दूं, टाइम मिला तो। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन की। ये एक तो कैसी लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स है, और कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कहीं इनमें टूट फूट नहीं होती, और इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इनके इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से क्लोज्ड पाथ होता है इनका, सॉरी ओपन पाथ होता है, मतलब जहां से शुरू हो रही है कभी वहां पे वापिस पाथ या लूप भी बोल सकते हो, लूप। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे कि वो क्लोज लूप्स होती है, नॉर्थ पोल से निकल के नॉर्थ में ही वापस जाएंगी, साउथ से होते हुए। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है इनका। और प्रॉपर्टीज यानी कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे कहीं पे भी तो क्या रिप्रेजेंट होगा टेंजेंट से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में इसमें डायरेक्शन देख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद। बाकी से ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यूट्यूब पे पहले ही वीडियोस अवेलेबल है, आधे घंटे की टॉपिक के बारे में, वहां देखना। पहले ही कहा था कि डिटेल में टॉपिक नहीं कवर हो पाएगा। अब इसमें कुछ ड्राइंग करके देखो। टॉपिक जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वेरियस शेप्स। जैसे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, आसपास कुछ भी नेगेटिव नहीं है। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया, आपको एरो यहाँ से बाहर निकालनी है, क्योंकि नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव से दूर होता है। ज्यादा लाइन बनाओगे, ज्यादा डेंसिटी बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और कम डेंसिटी बनाओगे तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। ओनली नेगेटिव चार्ज मेरे पास है तो भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, टुवर्ड द नेगेटिव। डाइपोल का टॉपिक आ रहा है, डाइपोल, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज इक्वल हो, तो ऐसे बनेगी लाइन। इस टाइप से लाइंस बनती है, पॉजिटिव से निकलती रहेंगी, नेगेटिव में आती रहेंगी। डाइपोल का भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। एक क्वेश्चन और आया था कि अगर मेरे पास एक तो शीट हो और एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो और एक मेरे पास न्यूट्रल शीट हो, तो यहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस चल जाता है कि इसमें जो जितना भी चार्ज था शीट के अंदर, एक थाली के अंदर, एक प्लेट के अंदर, नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अलग नहीं हो रहा, सिर्फ अंदर वो दिख रहा है हमें अलग होता होगा। नीचे कौन सा जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, ऐसा कुछ इसमें फील्ड लाइंस तैयार हो जाती है। और अगर दो चार्जेस सेम है तो, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, और अनइक्वल है तो, इफ देयर अनइक्वल, पहला चार्ज स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा फील्ड लाइंस पैदा करेगा, दूसरा भी पैदा करेगा लेकिन थोड़ी सी। इनको बस आपने इंटरसेक्ट नहीं करवाना, टच हो सकती है, टच होना एक अलग कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्ट होना है, इंटरसेक्ट होता है आर पार निकल जाना, टच एक अलग चीज है, टच में सिर्फ टच होती है, आर पार नहीं जाती है। तो इस टाइप से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। एक दो क्वेश्चन और जब आप नोट्स पढ़ोगे, एग्जाम आइडिया जैसे नोट्स पढ़ोगे या कोई और सैंपल पेपर पढ़ते हो, और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप इनको तब ड्रॉ करके देखना। इस पेज पे हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा तरीके से निकल गया वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अब हम आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी जो शेप्स होती है उनका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाएगा। तो इसमें जो अगली शेप का नाम है वो है पॉइंट चार्ज के बाद डाइपोल। डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेक कर सकते हो। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ
टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा, उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करना है। डाइपोल भी अपने आसपास की अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का फील्ड क्रिएट करता है, तो दो जगह पे निकाल के दिखाएंगे उसका फील्ड, एट एक्सियल लाइन एंड एट, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2L क्यों लेते हैं, क्योंकि हाफ जब डिस्टेंस इसका करेंगे सेंट्रल पॉइंट से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में। डाइपोल की एक स्ट्रेंथ भी होती है, इसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। तो क्या फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, Q इंटू डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन होती है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ एट एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल लाइन। कैसे निकालेंगे, एक्सियल लाइन निकालना हो इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। यहाँ कोई पॉइंट दे दिया अपने को M, जिसकी दूरी अपने को x दे दी, यहाँ से x दूरी डाल दी हमारी यहाँ से, और यहाँ पे दो फील्ड बनेंगे, एक पॉजिटिव पार्टिकल अपना फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव का फील्ड आता है पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव का होता है नेगेटिव की तरफ। तो एक फील्ड आएगा पॉजिटिव का, उसको E1 बोल देंगे, एक आएगा नेगेटिव का, उसको और नेट फील्ड E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/, डिस्टेंस बताओ कितना दोनों के बीच में, L प्लस एक्स, यहाँ तक का x, उसके बाद L बच जाता है, टोटल 2L है। ऐसे कर दो, यहाँ तक का L और यहाँ तक का L। ऐसे E2 कितना बनेगा, KQ/, दोनों को ऐड करोगे डायरेक्शन देख के, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, तो नेट इलेक्ट्रिक कितना बचेगा, E1 माइनस E2। ये एक्टिव नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव पार्टिकल है वो पास रखा गया है, उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। E2 बड़ा होगा E1 से, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और सोल्व आप लोग करना, वैसे रिजल्ट लिख देता हूँ इसका रिजल्ट आएगा बच्चे 2kpx, मैंने यहाँ पे x नाम दे रखा है, ठीक है, बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर की पावर 2, ऐसे बचेगा। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, तो ये होती है इक्वेटोरियल लाइन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, उनके बीचों बीच से काट दे, उसका नाम क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे एक पॉइंट दिया M, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की ओर, E1 और उनके बीच में जो एंगल बचेगा, वी आर नॉट श्योर कि कितना एंगल बचेगा, सो वी हैव टू एज्यूम एंगल थीटा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मत बोल देना जी, कि हमें भी कुछ गिवन थोड़ी कि साइड्स इक्वल है या नहीं है। तो ये x डिस्टेंस है सेंटर से, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस भी L। अब E1 E2 की बताओ वैल्यू क्या होंगी, E1 की वैल्यू होगी यहाँ पे इतना फील्ड KQ/, इस डिस्टेंस को मैंने R नाम दिया, R स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी सेम बनेगी, चेक करो। और दोनों की डायरेक्शन रैंडम है। अब डायरेक्शन रैंडम है तो कैसे सोल्व किया जाएगा, या तो उस तरीके से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा, और बहुत लेंथी बढ़ जाता है वो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं, जब जोड़ने में काम चले तो तोड़ दिया करो। तो E1 के दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा E1 कोस थीटा, एक बनेगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही E2 के भी दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा E2 कोस थीटा और एक बनेगा E1 E2 साइन थीटा। इसके बाद हम लिखेंगे दो वेक्टर, चार वेक्टर हो गए, दो इक्वल एंड अपोजिट, E1 साइन थीटा विल कैंसिल आउट E2 साइन थीटा, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, E1 cos theta plus E2, and I can also write it 2E1 cos theta
2 ऐसे का ऐसे, E1 की जगह के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 2 ऐसे का ऐसे, के क्यू ऐसे का ऐसे। राइट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, बुलाओ पी बी पी एच एच बी। बेस बाय कौन है बेस यहाँ पे, एल, और हाइपोटेनस कौन सा है, आर। तो बन गया 2, अच्छा के क्यू इंटू 2L तो क्या बन जाएगा ऊपर, डाइपोल मोमेंट के पी बाई आर क्यू। आर को भी खोलना पड़ेगा यहाँ पे अब, तो के क्यू बाई सॉरी के पी बाई पी मतलब क्यू इंटू 2L, और आर क्यूब को फिर खोलेंगे, आर इज हाइपोटेन्यूज एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब एल स्क्वायर प्लस की पावर 1/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है हमारा इसका, डाइपोल का एट इक्वेटर, दोनों को लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज 2 kpx बाई इतना, और एट इक्वेटोरियल लाइन kp बाई की पावर। ऐसे हम किसी भी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद की जो शेप्स आएंगी जिसमें जैसे वायर आएगी, शीट आएगी, सिलेंडर आएगा, सफेयर आएगा, उन सब के लिए हम ही स्टेप लगा सकते हैं। ये हमने सर वायर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, 1 लाख हिस्से कर दी, सबको जोड़ के दिखाओ। 2 जोड़ने में बहुत देर लग जाती है, तो 100 जोड़ने में तो बहुत देर लगेगी। तो इसे जो हैवी शेप्स आएंगी, जो कॉम्प्लिकेटेड शेप आएंगी, वहां पे हम इस कूलम लॉ का इस्तेमाल ना करते हुए गोस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम गोस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। इस फर्स्ट पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस उठा लूं अब 1-2 इसी से रिलेटेड। 1 मार्क वाले आप लोग बताएंगे, 2 मार्क वाले फिर देखते हैं। 1 मार्क इसमें एमसीक्यू भी है, आगे पीछे, अच्छा देयर आर 2 चार्जेस। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1 मार्क का। देयर आर 2 चार्जेस ऑफ प्लस 4 माइक्रोकूलम। मैं लिख देता हूँ वैल्यू, घबराओ। एक चार्ज हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है मेरे पास प्लस 1 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। इसमें डिस्टेंस 0.1 मीटर रहेगा। देन व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। एक दूसरे के रेशियो में फोर्स लगाते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम, 1:4 1:4 या 4:1? फिर सोचो 1:4 या 4:1? आंसर इज 4:1। गलत है, 1:4 ठीक है। ये भी गलत है। चतुर सिंह, 1:4 भी नहीं आएगा, 4:1 भी नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा 1:1। पूछो कैसे? डिस्टेंस के चक्कर में नहीं भैया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। जितना पहला पार्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही दूसरा भी पहले को। आंसर इसका 1:1 है। कहीं आंसर लिखो पेपर में सर 1:4, 4:1, 12 हो तो 1:1 मिले। ओके, हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? अ बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई टेंशन पावर लाइन। एक पक्षी बैठा है, चिड़िया बैठी है बहुत हाई वोल्टेज वाली तार के ऊपर। और ऑप्शन सुनना, गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, उसी टाइम मर जाएगी। गेट्स ए माइल्ड शॉक, उसको हल्का सा झटका आएगा। तीसरा, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको, राय पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड गेट्स ए फीटल शॉक, बहुत थोड़ा झटका लगने वाला है उसको, मतलब उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसमें बहुत हाई वोल्टेज में है, सर्किट पूरा नहीं है। वेरी गुड। मतलब अगर आप लटक जाओ एक तार के ऊपर तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो मैं लटका दो तार के ऊपर, तुम्हें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जाके लटक जाना, तो भी तो पक्षी के छोटे से पेंटाक्लोस से
When the distance between two charged particles is made double, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स? 4 times. 1/4 times. वेरी गुड, आपको तो आ गई फिजिक्स, होशियार हो गए तुम। एक और बताओ, व्हाट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, नन ऑफ द देम, और न्यूट्रल? रिपल्सिव रहेगा, ठीक है। दो प्रोटॉन्स के बीच में बस, ठीक है। इसका द्वारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसको बंद करते हैं।